खा ले, ठीक है। एक मिनट। सो फर्स्ट चैप्टर क्या, अच्छा अगर ये जो हमारी किताब है, अगर मैं आपको इसके बारे में भी कुछ समझाती हूँ, एक मिनट जस्ट दीजिएगा। ओके, अब है क्या, अगर हम सीक्वेंस देखें अपनी बुक के चैप्टर्स का, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका इंट्रो का है, यानी कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है, कि ये जो हम पढ़ने लगे हैं कंपनीज एक्ट 2017, ये एक्चुअली ये जो कंपनी वर्ड है, ये क्या, ठीक है। सबसे पहले यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ द बुक चलता है वो हमें ये बताता है कि कंपनी क्या है, फिर कंपनी बनेगी कैसे, अगर हमने एक कंपनी बनानी है तो वो कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, उसको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। फिर नंबर 3 पे, चलो पहले हमें ये समझ लिया कंपनी क्या है, कंपनी बनेगी कैसे, फिर इसको चलाएगा कौन, इसको मैनेज कौन करेगा, चलाने वाले लोग कौन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा रैंडम चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, चैप्टर्स में थोड़ा सा कि अच्छा जी, ये तो समझ आ गई, ये मैनेज कैसे होगी, फाइनेंस कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर इस कंपनी के मामलात जो हैं वो कैसे चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, ठीक है। तो हमने कहा जी उसके लिए वो जो लोग मैनेज करते हैं उनकी मीटिंग्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, वो सब कुछ देखा जाएगा। फिर हमने कहा जी इस अच्छा चलो ये भी सब कुछ हो गया, कंपनी बन भी गई, कंपनी को चलाने वाला भी पता चल गया, पैसा कहाँ से आएगा वो भी पता चल गया, फिर कंपनी फर्दर उसके जो एडमिन के काम है वो किस तरह होगी चलेगी, फिर हमने कहा जी अकाउंट्स, फिर कंपनी के जो मेंटेन करने हैं मामूलात वो कैसे होगा। तो ये सारा एक पूरा प्रोसेस चलता है, और एंड पे बाइंडिंग अप का चैप्टर अब निकल गया आपकी उस सिलेबस से, पहले वो भी होता था, अब इसके बाद अगर कंपनी को बंद करना है तो वो कैसे होगा, तो सिंस इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, ठीक है। सो यानी कि बनने से लेके उसके मामूलात तक की चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, और वो एक बड़े प्रोसेस में चलती है, ठीक है। बी लॉ और सी लॉ में डिफरेंस मैंने आपको कल भी बताया था कि सी लॉ के अंदर आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोसेस मिलेगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। बिजनेस लॉ में क्या है, छोटी छोटी चीजें, 2 लाइनर, 1 लाइनर स्टफ है, ठीक है, बहुत कम चीजें हैं जिसके कुछ पार्ट्स हैं, स्टेजेस हैं, सही। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले से कि जी आखिर ये जो हमने कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ना है, तो कहते हैं सिंस हमने कंपनी को तो पढ़ना है तो ऐसा करते हो पहले सारे जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं उनको पढ़ते हैं। कोई मुझे बताएगा, आप लोगों ने पीआरसी में पहले पढ़े हुए हैं, कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एनीवन? जी, एक मिनट दीजिएगा जब तक आप लोग टाइप करें। जी, एफर काफी सारे लोग पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, और मजे की बात यह है कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने इन तीनों की अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ऐसा ही पढ़ी हुई है ना। बेसिक जो आप अकाउंट्स पढ़ते थे उसके अंदर आपने सोल ट्रेडर की देखी, फिर कंपनी की भी देखी, पार्टनरशिप हाँ टॉपिक है, मे भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो, पर अकाउंटिंग आपको तीनों का आइडिया जरूर है अगर आपने इन तीनों की अकाउंटिंग की हुई है, ठीक है। तो यहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी ये जो सोल ट्रेडर है
नाम से ही नजर आ रहा है सोल, कि दिस इज द पर्सन, ये जो इंडिविजुअल है, ये उस बिजनेस को, यानी अभी हमने मुझे इतनी लाइन बनाई थी कि हमने इस पूरी किताब में क्या क्या पढ़ना है, तो हमने बड़ा सिस्टमैटिक देखा था कि भी इनकॉर्पोरेट करने वाला भी यही है, बनाने वाला भी यही है, मैनेज भी यही कर रहा है, एडमिन भी यही देख रहा है, अकाउंट्स, एवरीथिंग, उस कंपनी के ऑपरेशन, सब कुछ यही इंडिविजुअल देख रहा है। ऐसा ही है। सोल ट्रेडर कौन है? कि ये वो पर्सन है कि जो कि उस बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन भी इसी ने की है, मैनेज भी कर रहा है, एडमिन भी यही देख रहा है, अकाउंट्स भी ये देख रहा है, सारे काम यही देख रहा है। ठीक है, ये एक ही पर्सन है जो कि हर चीज को देख रहा है। जैसे मैं अपना एक जनरल स्टोर खोल लेती हूँ, जब मैं अपना जनरल स्टोर खोलती हूँ, तो उस जनरल स्टोर में जो मेरी इन्वेंट्री है, जो मेरा सामान है, वो वो मैं मंगवाती हूँ। ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी मैं खुद रखती हूँ। फिर जो उसकी सेल्स है, उसका रिकॉर्ड भी मैं रखती हूँ। फिर जो एडमिन से रिलेटेड चीजें हैं, उस मेरे जनरल स्टोर का बिजली का बिल, गैस का बिल, और जितनी चीजें हैं, वो सारी भी मैं खुद मेंटेन करती हूँ। तो दिस इज सोल ट्रेडर। दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस हमारे पास आता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप को ए वेरी, हम इन डिटेल हम उसमें भी देखेंगे, बिजनेस लॉ में भी देखेंगे। पार्टनरशिप कोई बताएगा होती क्या है? जी, if anyone wants to shed light on partnership. Anyone? हमारे पास काफी लोग हैं, जुनैरा, अलीशा, आमना, आमना अनवर, अनीजा, असद, हाइका, हिफ्सा, किरण, मरियम, नफीसा, नासिर, सबा, जी, फजा, तहा। the girls are in majority माशाल्लाह। जी बताइए, पार्टनरशिप क्या होती है? मैम, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बिजनेस रन करवाते हैं। याद रखिएगा, गुड आंसर हाइका। पार्टनरशिप क्या है? हमेशा पार्टनरशिप के कुछ बेसिक रूल्स हैं। नंबर वन, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों की पार्टनरशिप हो सकते हैं, एक बंदा नहीं कर पार्टनरशिप कर सकता। पहली चीज, दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हो? कैरिड ऑन अ बिजनेस, आपस में बिजनेस कर रहे हो। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस क्या होता है? कि आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई? ऐसे नहीं खाली मूली बैठना इज नॉट अ पार्टनरशिप। सही। हमने कहा टू और मोर पर्सन कैरिड ऑन अ बिजनेस। जी, और किसी को पता है इसमें क्या पॉइंट ऐड होगा? एनीवन? आपने मेरे हाल में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी की हुई है। जी, किसी को मालूम है? एक बड़ा खास पॉइंट है कि वो एक बिजनेस कर रहे हो और उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हो। किस चीज का एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में बड़ा मजे क्या है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस सारे का मतलब क्या है? ये तो बड़ा सिंपल है, पहले वाला, कि जी दो या दो से ज्यादा लोग हैं, कर क्या रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, उनके दरमियान में क्या एग्रीमेंट हुआ हुआ है? क्या एग्रीमेंट हुआ है? कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और चला कौन रहा है? कैरिड बाय ऑल, या तो सब मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं, हर बंदा, यानी कि वो जो टू और मोर पर्सन है,
या उनमें से कोई एक जो है उन सब के बिहाफ पे चला रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ कि जी ये मैं हूँ, ये हाइका है और ये फाइजा है। हम तीनों मिलके बिजनेस करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हम पार्टनरशिप करते हैं, हम जो है अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे। सपोज हाइका कहती है मैं 50% शेयर लूंगी प्रॉफिट का, मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, हम कहते हैं हमें 25-25% प्रॉफिट दे दो। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं कहती हूँ भाई मैं तो मसरूफ हूँ, मैं बिजनेस में पैसा लगा दिया लेकिन मैं इसके अफेयर्स को नहीं देख सकती। फायजा कहती है मैं भी बिजी हूँ, मुझे अपने बहुत काम है। तो हाइका इज द पर्सन जो अमाना एंड फायजा के बिहाफ पे इस बिजनेस को चला रही है। या तो ये ऑप्शन हो सकती थी कि अमाना, हाइका एंड फायजा तीनों मिलके इस बिजनेस को चलाती, कैरिड बाय ऑल हो जाता। पर यहाँ पे भी क्या सिचुएशन है कि ओनली जो हाइका है वो इस बिजनेस को चला रही है, कैरिड बाय हाइका ऑन बिहाफ ऑफ अमाना एंड फाइजा। ठीक है जी, ये लाइन लास्ट लाइन क्लियर है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ आई है? गुड। ठीक, अब पार्टनरशिप के अंदर कुछ अब खास बातें हैं। ठीक है, अब से सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर उसके बिजनेस में कुछ भी होगा, एनीथिंग हैज हैपेंड, कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। अगर उसने किसी से बैंक से डेट लिया है, ठीक है, तो वो अकेला खुद उस लाइबल होगा उस डेट के लिए। ऐसा ही जो भी चीज, सपोज अगर उसने किसी चीज की नॉन कंप्लाइंस की है, कोई चीज नहीं मानी है, तो वो पर्सनली लाइबल होगा फॉर ऑल ब्रीचेस। ठीक है, हर चीज के लिए लाइबल होगा। अब अगर यहाँ पे देखें, हम पार्टनरशिप के अंदर देखें, तो याद रखिए कि पार्टनरशिप के केस में अब पार्टनर्स कौन है, हमने पार्टनर्स के नाम क्या रखे थे, अमाना, फायजा एंड हाइका। ठीक है, दिस इज अवर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप के केस में वी थ्री विल बी लाइबल, हम तीनों मिलके लाइबल होंगे फॉर एनी काइंड ऑफ डेट। ऐसा ही है? सही है। और अगर कोई और लाइबिलिटी आती है तो हम पर्सनली लाइबल भी होंगे। पर्सनली लाइबल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पर्सनली लाइबल का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनली लाइबल का मतलब ये होता है कि सपोज मेरा बिजनेस का शेयर है बिजनेस के अंदर, ठीक है, मैं कहती हूँ अमाना ने, हमने कहा था 25% है, ठीक है, ये 50% है, ये 25% है। ठीक है, सपोज इस टोटल अमाउंट को मैं कह देती हूँ ये 500,000 है, 5 लाख, जिसमें से 2.5 लाख फायजा की कंट्रीब्यूशन है और बाकी 125 हमारी है, मेरी और हाइका की। सपोज ये हमारा कैपिटल था, अब कंपनी को कोई नुकसान हो गया, मैं कहती हूँ ये मेरे पास एसेट थे, रिसोर्सेस थे, अब कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी ने ये अपने एसेट्स जो हैं जो भी हैं ये सेल कर दिए हैं उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। अब क्या हुआ, जब ये पे ऑफ कर लिया पता चला 101 लाख की और भी लायबिलिटी है। हम कहते हैं हमने तो कंपनी के एसेट्स भी सेल कर दिए, अब 1 लाख रुपया कहाँ से लाएं? वो कहेगा भाई अमाना के जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो पुराना प्लॉट रखा हुआ है, फायजा ने कोई उसके पास घर है, हाइका के पास कोई प्लॉट है, उसको बेचो और ये लायबिलिटी पूरी करो। पर्सनली लायबल का क्या मतलब है कि आप अपने पर्सनल एसेट्स, यानी कि पहले आपने बिजनेस के एसेट्स से उसकी लायबिलिटी को पुल किया, तो जब बिजनेस के एसेट्स नहीं रहेंगे तो ये चीज पर्सनल पे भी की जाएगी।
समझ आइए बात की पर्सनल लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जी गाइस, क्लियर है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा? अब रिपीट करके बता दे। जी, ताहा अमीन या सईदा फिजा साजिद, बताएं क्या होता है पर्सनल लायबिलिटी? जी बच्चे, माइक में बताइए। जिसमें पर्सनल एसेट्स इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है? अगर आपने उस ऑब्लिगेशन इज नॉट फिल्ड, देन द पर्सनल ओन्स एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे द डेट। ठीक है? आप इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो भी पर्सन है, ऐसा अमाना है, फायजा है, ये सारे जो थे रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? तमाम डेट्स के लिए, तमाम लॉसेस के लिए, तमाम हर किस्म की लीगल ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है? और इन केस ऑफ फेलियर, कि अगर वो इन चीजों को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, या नहीं हो सका, तो पर्सन के ओन्स एसेट, जो उसके अपने पर्सनल एसेट्स हैं, विल बी यूज टू पे द डेट। सही है? समझ गए? आए थे करने शुरू बिजनेस, लेकिन अगर लायबिलिटी इतनी बड़ी आ गई तो अपने एसेट्स को बेच के उस लायबिलिटी को फुलफिल करना होगा। ठीक है? अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है कंपनी का। हमने सोल ट्रेडर भी देख लिया, हमने पार्टनरशिप भी देख ली, और अब कंपनी का ट्रेडर क्या है? वो इंडिविजुअल जो बिजनेस को रन भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, उसके अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है, पर्सनली लायबल भी होगा। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? टू और मोर पर्सन होते हैं। सोल ट्रेडर के अंदर ओनली वन पर्सन होता है। टू और मोर पर्सन होते हैं जो कि एग्री करते हैं, उनके दरमियान में एग्रीमेंट होता है कि वो एक बिजनेस करेंगे। ठीक है? एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है? या तो सारे मिलके उसको मैनेज करेंगे या कोई एक दूसरे के बिहाफ पे मैनेज करेगा। अब आते हैं कंपनी की तरफ, जो कि हमारी पूरी किताब है, यानी कि कंपनी एक्ट 2017, जो आपने पूरी किताब में पढ़ना है, उसके बारे में जानने चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या चीज है, कंपनी क्या है। कंपनी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम इसमें क्या करते हैं, कि देखें सब कुछ लोग, हम दोबारा कहते हैं, अमाना, फायजा एंड हाइका, उन्होंने कहा चलो पार्टनरशिप में तो नुकसान हो गया, अभी जो तीसरे किस्म का बिजनेस है ये ट्राई करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो उन्होंने अब कंपनी बनानी है तो उन्हें देखना पड़ेगा कंपनी बनती कैसे है। तो व्हाट दे डिड, कि सबसे पहले उन्होंने सोचा, आइडिया लिया कि जी हमारी कंपनी करेगी क्या। ठीक है? हमारी कंपनी का काम क्या होगा। सपोज हमने कही जी, जिस तरह जो करीम का आइडिया ना, हम इस पे काम करते हैं कि जी हम ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, एक पर्सनल गाड़ी होगी जो कि लोगों को पिक एंड ड्रॉप देगी। पहले हमने सोचा, इसका आइडिया लिया कि भाई ये करेगी क्या। फिर दूसरा नाम चीज, उसका कोई नाम होना चाहिए। हमने कंपनी का नाम भी रख लिया, सपोज हमने कंपनी का नाम करीम ही रख दिया। ठीक है? अब क्या हुआ, अब कंपनी का नाम है, अब कंपनी चलना शुरू हो गई, उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। अमाना फाइजा एंड हाइका वाज द वन जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने इसमें सारी सरमायादारी की थी, कैपिटल लगाया था, या आप उसको फाइनेंस कह सकते हो, या उर्दू में पैसा लगाया था। ठीक है? अब उसके बाद ये कहते हैं भाई इतना पैसा हमने लगाया है, तो हमने तो इसलिए पैसा लगाया था कि सुकून से बैठे और हमें इस पैसे पर रिटर्न है, मैं तो डेली की चिक चिक नहीं कर सकती। ठीक है?
तो हमने कहा फिर इस कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, इस कंपनी को देखने के लिए, इसकी मैनेजमेंट को ये कुछ लोग हायर कर लेते हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स, जो कंपनी के उस विजन को, उस मिशन को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं जो कि इन तीनों ने उसके लिए बनाया था। ठीक है, अब मजे की बात है, अब कंपनी जब कोई काम करेगी, कोई भी इवेंट होगा, कुछ भी जब डिस्कशन में आएगा, तो हमेशा बात होगी करीम ने ये किया, करीम से एक्सीडेंट हो गया, करीम का बिजनेस एक्सपैंड हो गया, करीम का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। कहीं नाम आएगा आमना फायजा हाइका, माना फायजा हाइका ने ये किया? नो, बस नाम आएगा कि ये लोग इसके ओनर्स हैं, मालिकान हैं, कंपनी के बारे में सोचने वाले, कंपनी के बारे में आइडियाज देने वाले, कंपनी को चलाना किस तरह, वो ये लोग डायरेक्टर्स हैं। यानी कि ओनर्स कुछ और लोग हैं जो पैसा लगाने वाले हैं, फिर कंपनी को चलाने वाले कुछ और लोग हैं। समझ गए बात को? फिर हमने कहा कंपनी, सपोज मेरी कंपनी को लोन चाहिए, इसी को, ये बैंक में जाती है, ये अपने नाम पे लोन लेगी, करीम को लोन मिला, फिर ये कंपनी जब इसी लोन को पे बैक करना होगा तो अपने नाम पे ही करेगी, कलीम ने लोन वापस कर दिया। फिर अगर कंपनी के लिए और एसेट्स चाहिए तो कंपनी के नाम पे होंगे, एसेट्स खरीद सकती है बिल्कुल, जो कि करीम के होंगे। समझिए, इसी तरह अगर करीम खुद भी किसी को लोन दे सकती है और उससे उस लोन को वापस रिसीव भी कर सकती है, उसके रिसीवेबल फ्रॉम डेट्स, यानी कि ये तो सारे काम ऐसे करती है जैसे कि इंसान करते हैं। हम ह्यूमन जो है सारे काम करते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कहीं पे जो पार्टनरशिप का नाम होता है उसकी बात नहीं होती, पार्टनर्स की बात होती है कि जी ये पार्टनर्स है, इन पार्टनर्स ने ये किया, फलाने पार्टनर ने ये किया, फलाने, कहीं हमने देखा पार्टनरशिप फर्म ने ये किया? नो, एक्सेप्ट फॉर ऑडिट फर्म्स। केपीएमजी में ये हुआ, फर्गसन में ये हुआ, अब आगे हम जाके देखेंगे कि भी ये इन पार्टनरशिप फर्म्स का नाम इतना क्यों लिया जाता है, ये भी हम एक दो दिन समझ के समझ आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा कभी आपने किसी और पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना है? जी उसने ये एक्वायर कर लिया, उसने ये कर लिया? नो। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कुछ एक्वायर करती भी है, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म हम करते हैं कि अभी बॉयज की पार्टनरशिप बना देते हैं, साद हसन है, ताहा है, सपोज इन दोनों की पार्टनरशिप है, तो अगर ये सब कुछ और अक्वायर करते हैं, कोई लैंड लेते हैं, तो हो सकता है जिसकी लैंड है उसको भी पार्टनर बना दे। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। पार्टनरशिप बिजनेस में हमेशा हम पार्टनरशिप को जानते हैं जो उसके चलाने वाले होते हैं। जैसे हमने कहा कैरिड बाय ऑल, हो सकता है कि साथ चलाते हो बाकी दोनों नहीं चलाते, तो हम साथ को जानते होंगे। ठीक है, हमें आइडिया होगा कि बाकी दो पार्टनर्स में, लेकिन ये पता होगा कि कॉन्टेक्ट किसको करना है, साथ को करना है। लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी पहचानी जाती है अपने नाम से। तो मैं कहा अगर एक कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आपको बैलेंस शीट पता है, बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? कौन बताएगा बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर साथ बताएंगे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या नजर आ रहा होता है? माइक में बता लें, बड़ी मेहरबानी होगी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलें थोड़ा खुल के बताएं, एसेट्स कौन कौन से होते हैं? कह रहे हैं जी एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं। जी, यार ये बात तो बड़ी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, माइक में बता देना, क्यों शर्माते हैं? करंट होते हैं, नॉन करंट होते हैं, ऐसा ही है। सो एसेट्स के अंदर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए।
ठीक है, बिल्डिंग वगैरह आ गई। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री आ गई, प्रीपेमेंट्स आ गई, कैश आ गया, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, लायबिलिटीज को थोड़ा इधर लिख लेते हैं। लायबिलिटीज आ गई, हमारे पास इक्विटी आ गई, हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, देन वी हैव द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या था, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी हैव द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन एंड सेलिंग लेस करो। ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, फिर हमने कहा जी इंटरेस्ट भी लेस कर दो। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स भी लेस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ऐसा ही। अब अगर हम बात करें कंपनी की, तो क्या कंपनी अपने नाम पे एसेट्स ले सकती है? यस, हमेशा कंपनी के नाम पे एसेट्स होंगे, तभी तो ये अगर सपोज ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हम कहते हैं जी हमारी कंपनी का नाम वही करीम है, तो ये उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये जो एसेट्स हैं ये सारे किसके नाम पे होंगे? कंपनी के नाम पे होंगे। यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट्स के अंदर डेट एंड ऑब्लिगेशंस आ रही है सारी, ये किसके नाम पे होंगी? करीम के नाम पे होंगी। ये सारा स्टॉक, इन्वेंट्री, ये जो हमारा कैश है, ये सब किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे होगा। यहाँ पे हमारे पास डेटर्स आ रहे हैं, ये सब यानी कि कंपनी के डेटर्स हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर टैक्स की बात करें तो ये टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर है। इससे और बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर है। कंपनी को चलाएगा कौन? हमने कहा डायरेक्टर्स चलाएंगे। डायरेक्टर्स कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, इसको भी देखते हैं जी जल्दी से। पहले सोल ट्रेडर पढ़े, इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद डन का मैसेज करें कि जी पढ़ लिया सोल ट्रेडर। किसी लफ्ज में किसी पॉइंट पे मुश्किल है तो पूछे। डन, पार्टनरशिप पढ़े हैं हम, ये 3 लाइनें पार्टनरशिप की हैं, इसको पढ़े। देखिए, अब आप अपना टाइम खुद नोट करें कि आप लोगों ने लेस देन 30 सेकेंड्स, ये लेस देन अ मिनट में ये 3 लाइनें पढ़ ली। एंड समटाइम्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही 3 लाइनें पूरे 1 घंटे में पढ़ते हैं। ये उनकी किताब ऐसी होती है, ये ऐसे 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 ऐसे। आप में से कितने हैं जिनकी किताबों पे ऐसे लाइनें लगी होती हैं और फिर आता भी कुछ नहीं है? पूरी इसको नीला करेंगे, इधर तक पीला करेंगे, इधर तक लाल करेंगे, इस पे कोई और कलर होगा। किताब नहीं, थोड़ा सा वो फैशन वीक का शो लग रहा होता है। एक ही जो है ना, इधर वर्ड्स की कैट वॉक हो रही है। पार्टनरशिप भी पढ़ लिया। ओके, नाउ अब कंपनी को पढ़ें। जितनी स्पीड से अभी पढ़ रहे हैं, क्लास के बाद भी इतनी स्पीड से पढ़ना है। रूल कल का याद है ना, 10 मिनट पर पेज। पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। डन। ठीक है, वही बातें जो भी हमने पढ़ी हैं वो बस अंग्रेजी में लिखी है। एक बात करते हैं, फिर आप फर्दर पढ़ाती हूँ। तो ये जो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, इसकी रीजन क्या थी कि भाई ये जो कंपनी है ये सारे काम अपने नाम पे कर सकती है। हमने कहा ये कंपनी तो काम करती है जैसे बिल्कुल कोई इंसान हो।
ऐसे ही इनकी कंपनी जो फंक्शन कर रही है, इट्स जस्ट लाइक अ पर्सन। पैसे ले सकती है, पैसे दे सकती है, डेट ले सकती है, सारे काम कर सकती है। तो ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करती है। इंसान भी इसी तरह का, कोई सोल ट्रेडर है वो भी करेगा, एसेट्स परचेज कर सकता है अपने नाम पे, डेट्स को पे कर सकता है, रिसीवेबल रिसीव कर सकता है। तो याद रखिएगा, कंपनी को इसलिए हम कहते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन, कि इट्स वर्क एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन जैसे आप और मैं हैं, लेकिन ये बंदे की तरह काम करती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। अब ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई थी, उसका रीजन यही था कि हम इसको समझ सकें कि ये आर्टिफिशियल पर्सन हम इसको क्यों कहते हैं। चले जी पढ़े हम। ये पढ़े, ये ना कंटेंट है, ये एग्जाम्पल का हिस्सा नहीं है। पढ़े इसको। डन हो गया। अब आगे पढ़ते जाएं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डेट्स एंड लायबिलिटीज, वन बाय वन करके पढ़ते जाएं और सवाल पूछते जाएं जहां पे समझ नहीं आता। ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गई। अब डेट्स एंड लायबिलिटीज को देखें। दिखता है कि जब कोई डेट लेते हैं तो कंपनी लाइबल होती है, उसके ओनर्स नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ओनर्स कौन थे? मालिकान, वो लोग जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था। जी, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी पढ़िए। कंपनी अपने एसेट्स को भी ओन कर सकती है। कंपनी का मालिक कौन है? ओनर्स, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसा लगाया था। लेकिन एसेट्स उनके नाम पे नहीं होते। सब मैंने कहा कि मैं फायजा एंड हाइका मिलके कंपनी बनाते हैं, तो जब हम एसेट्स लेंगे वो मेरे फायजा या हाइका के नाम पे नहीं होंगे। वो किसके नाम पे होंगे? वो कंपनी के नाम पे होंगे। जी पढ़िए आगे। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स पढ़िए। डायरेक्टर्स का मैं आपको समझा देती हूँ। राइट टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स तक सबने अगर पढ़ लिया तो डन का मैसेज कीजिए, फिर आगे चले। ठीक है। अब डायरेक्टर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर्स असल में कौन होते हैं? कंपनी को चलाने वाले, कंपनी के विजन को देख के उसको चलाने वाले। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, पर ये लोग आते कहाँ से? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज अमाना, वही जो हमारे मिल के बिजनेस चलाने का प्लान बनाया था, अमाना, फायजा एंड हाइकर। ठीक है। हमने एक बिजनेस के अंदर तीनों ने कैपिटल लगाया, सरमाया लगाया, इन्वेस्टमेंट की, और वो बिजनेस बनाया। ठीक है। सपोज हमने एक क्लोथिंग का बिजनेस बना दिया, कपड़ों का बिजनेस। ठीक है। अब मैं कहती हूँ यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो नहीं टाइम दे सकती। फायजा कहती है
मैं तो फाइजा और हाइका कहते हैं हम तो जाहिर बात है हमने पैसा लगाया, हम तो इस बिजनेस को देखेंगे। मैं कहती हूँ ठीक है, तुम लोग देखो इस बिजनेस को, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो फाइजा एंड हाइका पहले क्या थे? ओनर्स थे। ठीक है, ओनर्स थे, मालिकान थे, शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर हिस्सादारी की। किस में? सरमाया में हिस्सादारी की। ठीक है, अब यही ओनर, यही जो शेयर होल्डर हैं, जो इस कंपनी के मालिकान हैं, वो कहते हैं कि भी फायजा एंड हाइका कि मैं इसको चलाऊंगी भी, मैं इसको मैनेज भी करूंगी, कि वो जो हमने ख्वाब देखा था, वो जो विजन देखा था, उसके मुताबिक ये जो है इस बिजनेस को चलाऊंगी। तो हमने कहा जो फायजा एंड हाइका है, ये दोनों बन गई इसके डायरेक्टर। ऐसा ही है? सही है। अमाना जो कि ओनर है, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं बनी। उसने पहले ही कह दिया कि मैंने नहीं बनना। हो सकता है कि हम कहेंगे जी फायजा हाइका तो डायरेक्टर है ही है, ऐसा करते हैं कुछ लोग और भी एज अ डायरेक्टर हायर कर लेते हैं बाहर से, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जो हमें एक और पर्सन बाहर से बुला लेते हैं, उसको अपनी कंपनी की डायरेक्टरशिप ऑफर करते हैं, ताकि वो हमें एक बड़ा आउटसाइड व्यू पॉइंट लेंड करे। सपोज एक यूएस के बंदे को बुला लेते हैं कि तुम हमारी चीजों को देखो, हमें गाइड करो, बताओ, सिंस तुम्हारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो बताओ कि तुम अपने आइडियाज हमसे शेयर करो। ठीक है, ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ये वो डायरेक्टर हरगिज नहीं होते जो किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर, ये वो डायरेक्टर नहीं होते। ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का बंदा एक डायरेक्टर है, वो कंपनी का एम्प्लॉई है, जिसको सिर्फ फाइनेंस को देख रहा है। ये जो डायरेक्टर होते हैं, ये कंप्लीट कंपनी को देख रहे होते हैं, फाइनेंस को भी, एचआर को भी, प्रोक्योरमेंट को भी, सेल्स को भी, ऑपरेशंस को भी, सबको देख रहे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने अक्सर सुना होता है जी हम फलानी कंपनी में डायरेक्टर हैं, किस चीज के? सेल्स डायरेक्टर हूँ। सेल्स डायरेक्टर से मुराद ये वो कंपनीज एक्ट 2017 का डायरेक्टर नहीं है। कंपनीज एक्ट 2017 में अगर कहीं आप वर्ड डायरेक्टर पढ़ेंगे, तो आपने समझ आना है ये वो बंदा है जो कंपनी के मिशन को, विजन को अकम्प्लिश करने पे लगा हुआ है, जिसके हाथ में मेन कंपनी के डिसीजंस होते हैं। वो इन ऑल कंपनी को देख रहा होता है, वो किसी एक फंक्शन को नहीं देख रहा होता। ये वाला जो डायरेक्टर, जो फाइनेंस डायरेक्टर है, सिर्फ फाइनेंस को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर है फाइजा एंड हाइका, ये फुल कंपनी को देख रही होती है। ठीक है, चले पढ़े आप जरा, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। जी पढ़ लिया मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। तो लायबिलिटी टू पे टैक्स, लीगल ऑब्लिगेशन, ये सारे पढ़े। जी सबने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे इतनी सारी डिटेल में इन सब चीजों को देखने बाद कुछ समझ आई है, उसको समझते हैं कि जो आखिर हमें ये जो समझ आई है, इसका क्या मतलब है। हमने कहा जी, ये जो हमने कंपनी को कहा है कि तुम एक क्या हो? आर्टिफिशियल पर्सन हो। ठीक है, और कंपनी को हम ये भी कहते हैं कि जी इस प्रोसेस को, कि जो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कि ये जो कंपनी है ये कैसा बंदा है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, कॉर्पोरेट बिजनेस वाली है। ठीक है। और क्या है कि भाई इस कंपनी की जो पर्सनालिटी, यानी कि अगर कंपनी मेरी, हमने कंपनी का नाम क्या रखा था, सपोज हम कहते हैं हमने उसकी क्लोथिंग लाइन थी, और हमारी क्लोथिंग लाइन का नाम क्या है, हम कहते हैं जी हमारी क्लोथिंग लाइन का नाम है न्यू एज। ठीक है। अब न्यू एज पे सरमाया लगाने वाले कौन है, फायजा, अमाना एंड हाइका। मुझे ये बताएं, अब न्यू एज की शॉप्स हैं हर जगह, बल्कि हम ऐसा नाम लेते हैं जो सबको पता हो, सपोज बुनेंजा, बुनेंजा सतरंगी। ठीक है। बुनेंजा की शॉप है। मुझे ये बताइए, बुनेंजा को हम कैसे पहचानते हैं, बुनेंजा के नाम से या जो फिर इसके मालिकान है उनके नाम से। सपोज इसके मालिकान फायजा, अमाना, हाइका भी है, जब कहीं अखबारों में बात होगी तो वो बोनेंजा लिखा होगा या अमाना फायजा हाइका लिखा होगा, अमाना फायजा हाइका की कंपनी ने ये कर दिया, अमाना फायजा हाइका की कंपनी ने ये लिखा होगा, बोनेंजा ने ये किया, बोनेंजा ने वो किया, क्या लिखा होगा, क्या आप पढ़ेंगे खबरों में, कंपनी के नाम से। ऐसा ही है, कंपनी अपने नाम से पहचानी जाएगी, यानी कि कंपनी की एक ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अपनी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है, जो कि सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है, जो कि ओनर से अलग है, जो कि मालिकान से अलग है, जो कि शेयर होल्डर से अलग है। ये सब तीनों चीजें एक ही का नाम है, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, मालिकान। और इससे हमें समझ आता है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फायजा माना हाइका को किसी ने नहीं पूछना, पूछेंगे तो बुनंजा को पूछेंगे, कपड़ा खराब है बुनंजा को पूछेंगे, अमाना फायजा हाइका को कोई नहीं पूछेगा, कंपनी की क्वालिटी गिर गई बुनंजा को पूछेंगे, कोई नुकसान हो गया बुनंजा को पूछेंगे। बुनंजा क्या है, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो याद रखिएगा कि इस कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल पर्सनालिटी से ये पता चला कि जो मालिकान है, यानी कि अमाना फायजा हाइका, उनकी लायबिलिटी कंपनी के अंदर लिमिटेड हो जाती है, ये पर्सनली लाइबल नहीं होते, ये सिर्फ उतने ही लाइबल होंगे जितने कि उन्होंने पैसा लगाया होगा। अगर एक बंदे ने 5 लाख पैसा लगाया तो वो 5 मतलब 5 लाख के पैसे के ऊपर उसने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ वो उस 5 लाख तक की अमाउंट के लिए लाइबल होगा, कि भी उसका अगर कोई मसला है तो उसके 5 लाख में से पैसे काट लो, काटते काटते 5 लाख पूरे कट गए, 5 लाख से ऊपर नहीं काट सकते, उसके पर्सनल एसेट्स की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है ओनर्स की, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, यानी कि ओनरशिप मालिकान और कंट्रोल से मुराद डायरेक्टर्स है, कि जी मालिकान और डायरेक्टर्स में डिफरेंस है। ठीक है। अमाना फायजा हाइका इसको चलाने वाले हैं, बाद में फायजा एंड हाइका इसके डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो ओनरशिप एंड डायरेक्टरशिप यानी कि कंट्रोल के अंदर फर्क है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस के इसके सेपरेट लीगल एंटिटी होने से हमें ये भी पता चला कि अगर बुनंजा है, सिंस बुनंजा अपने नाम से जाना चाहता है, इससे नहीं जाना चाहता इसको कौन चला रहा है, वो अगर मैं बुनंजा को सेल करके अमाना फायजा हाइका इसको सेल करके साद और तलहा को दे देती है, बुनंजा का नाम तो बुनंजा ही रहेगा। अगर ओनरशिप चेंज भी कर दी, इसके मालिकान ने बेच दिया बिजनेस, तो बोनांजा तो फिर भी बोनांजा रहेगा, मालिकान चेंज हो गए, बिजनेस तो वही है। कंपनी के ऊपर कोई फर्क आया, कंपनी बंद हो गई, नहीं। अगर ओनर्स बेशक चेंज हो जाए, कंपनी की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। जो परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ही यही है कि अगर कंपनी के शेयर्स किसी को भी बेच दिए जाएं तो कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है, शेयर्स किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। एनी क्वेश्चन?
जी, किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो आप लोगों ने अब इस पेज को पढ़ना है। हमने तकरीबन एक कंप्लीट पेज पढ़ा है। कल मैं आऊंगी, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। ठीक है, और पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए? 10 मिनट। 10 मिनट से ऊपर 1 मिनट भी लगा तो समझ जाए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किताब के ऊपर पर सफे के ऊपर डेट डालनी है, आगे टाइम लिखना है कि जी मैं फलाने टाइम पे शुरू कर रहा हूँ और फलाने टाइम पे इस पेज को खत्म कर रहा हूँ। और इससे ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। ठीक है, चले जी, यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।